हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। ये मुकदमा जो चल रहा है ये बराह रास्त टेलीविजन के ऊपर दिखाया जाता है। मैं तो चाहता हूं बराह रास्त कौम इसको टेलीविजन के ऊपर देखे ताकि पाकिस्तानी अवाम भी इसके गवाह रहें। आजकल अदालत में रोजाना इनका झूठ बेनकाब हो रहा है। आप भी देखते हैं कि वहां क्या फ्रॉड हो रहा है। आप भी अपनी आंखों से देखें, अपने कानों से सुने कि वहां कौन सा मुकदमा चल रहा है, किस बात का मुकदमा चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं। इससे पहले कि इन मामलात पे हम बात करें, बड़ी इम्पॉर्टेंट जो खबर है अफगानिस्तान से कुंदूज में इंतहाई अफसोसनाक एक फ़िज़ाई हमला हुआ है एक मदरसे पे, जहां कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 150 से ज़ायद बच्चे और असातिज़ा जो आम शहरी वहाँ मौजूद थे, कुरान पाक के हाफिज़ कुरान बच्चे थे और अहादीस की तरबियत ले रहे थे, वो वहाँ मौजूद थे। वहाँ फ़िज़ाई हमले के नतीजे में वो लोग शहीद हुए हैं। इसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा ने अब एक इंक्वायरी शुरू करवा दी है, लेकिन क्या दुनिया के किसी भी स्कूल में, किसी भी तालीमी इदारे पे इस तरह का हमला हो तो इतनी खामोशी के साथ ये सारा मामला गुजर जाएगा, या इस मामले को सिर्फ इसलिए यूँ देखा जा रहा है कि वो अफ़गानिस्तान है, वो मुसलमान हैं और एक मदरसा था और वहाँ बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे, लिहाजा उनकी कोई अहमियत या उनकी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है। तो इसके ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी और दुनिया को, अक़वाम आलम को भी उसके ऊपर ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठानी भी चाहिए और इसका फॉलो अप भी लेना चाहिए। आज तकारीर तो सब ने की, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने की, मरियम नवाज साहबा ने की, हमजा नवाज साहब ने की, हमजा शहबाज साहब ने की और बिलावल भुट्टो जरदारी ने की। जरदारी साहब ने खुद आज एक तकरीर बड़ी तगड़ी की है, लेकिन एक मुतालबा आज जो मेन सामने आया है मुस्लिम लीग नून की जानिब से वो ये है कि जो नैब में कार्रवाई हो रही है उसको पब्लिक किया जाए, कैमरे के ऊपर ये सब कुछ आवाम को बराए दिखाया जाए कि शरीफ खानदान की किस किस्म की तहकीकात हो रही हैं और क्या चीज़ें सामने आ रही हैं। क्या JIT झूठ बोल रही है या उनके झूठ पकड़े जा रहे हैं? तो ये एक मुतालबा इस वक्त PMLN की तरफ से सामने आया है। लेकिन क्या ये मुतालबा सिर्फ इस कार्रवाई तक है या इससे पहले भी जो कार्रवाई हुई है और कैमरे की आंख में कैद मौजूद है वो भी पब्लिक होनी चाहिए, लोगों को एक्सेस दी जानी चाहिए, लोग वो भी देखें, या सिर्फ ये वाला एरिया जो है जहां ख्वाजा हारिस वाजिद ज़िया से जिरा कर रहे हैं इसको पब्लिक करना चाहते हैं? और ये क्या संजीदा मुतालबा है या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है जिसको वक्ती तौर पे PMLN ने इस्तेमाल किया? मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तर्जुमान हैं, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डॉक्टर रमेश कुमार मेंबर कौमी असम्बली हैं, आपका ताल्लुक PMLN से है, बहुत शुक्रिया आपका भी, और अरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तजियाकार के तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी हम बात करेंगे थोड़ी देर के बाद, वो भी हमारे साथ, क्योंकि आज सब लोग मौजूद हैं वहाँ जरदारी साहब के पास नोडेरो में, तो फिर उनसे भी हम बातचीत करेंगे, पीपल्स पार्टी से भी। लेकिन सबसे पहले अरशाद भट्टी साहब, ये जो मुतालबा है PMLN का, मरियम नवाज साहबा का और नवाज शरीफ साहब का, कि इसको आप पब्लिक करें, बराह रास्त लोगों को दिखाएं कि क्या हो रहा है एहतसाब के नाम में, आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ इस स्पेसिफिक पोर्शन पे जहां मियां साहब को लग रहा है कि अभी हमारी जीत हो रही है या यहां हम मार रहे हैं, लड़ाई का ये हिस्सा दिखाया जाए या ओवरऑल सारा कुछ ही दिखाया जाना चाहिए? देखिए इमरान, पुराने खेल शुरू हो चुका है, पुरानी वो जो क्या कहते हैं ना बात, वही खेल पुराना है, प्लेयर्स नए हैं, वही सारा कुछ है और इसमें बड़ा डेंजरस और ख़तरनाक हद की तरफ जा रहा है ये सारे चीज़। क्योंकि आज आपको शायद इल्म है कि सोशल मीडिया पे चीफ जस्टिस की तज़हीक और फैमिली और वो भी जारी है, अदलिया को डिवाइड करने के लिए और वो जो अदलिया को अंदर से तकसीम करने के लिए, और जो जत्था और एक माफिया जो है वो गैंग अप हो रहा है।
और ये बदकिस्मती है। और इसमें बड़ी अजीबो गरीब चीज़ है। और इस सवाल जो आपका सवाल बहरहाल दूसरा है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा बताऊं कि ये चला देखिए कहाँ से है कि जस्टिस ईसा फाइज काजी, या ये मैं अगले मरहले में बता देता हूँ। बुनियादी मरियम साहबा का ये पता नहीं क्यों हम कह रहे हैं कि बराह रास्त कवरेज नहीं हो रही। मरियम औरंगजेब साहिबा अंदर बैठी हैं, एहतसाब अदालत में होती हैं, वहाँ से डायरेक्ट टिकर्स चल रहे होते हैं, मीडिया मैनेजमेंट हो रही होती है, वहाँ से सारा कुछ लाइव तो ऑलरेडी चल रहा होता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि हम भूल गए हैं कि ये जो आज ये जो कोई जीता नहीं है, कोई हारा नहीं है। वाजिद ज़िया साहब बाहर इस तरह तासर दिया जाता है कि एक बुद्धू आदमी है, बेवकूफ़ आदमी है जिसका नाम वाजिद ज़िया और जिसको अलग बे और कोको का नहीं पता। लेकिन बुनियादी तौर पे ये है कि जैसे आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो जरदारी साहब को हम कहा करते थे कि सरे महल आपके हैं, सरे महल आपका है, फलाना है, फलाना है। ये जिसको बुद्धू कह रहे हैं यही तो निकाल कर कामा लेकर आया था। तो आप वो कहते थे सरे महल मेरा है ही नहीं, तो किसी के पास चूंकि सबूत नहीं थे बच जाते थे। इनका ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है कि ये 2006 में मान चुके हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, और फिर बच्चों के इंटरव्यूज में भी माना जा चुका है कि ये फ्लैट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी फलां बेनिफिट ओनर्स है, फलाना है, फलाना है, फलाना है। तो बुनियादी तौर पे इशू ये है कि जब आप मान जाते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी है तो उसके बाद सबूत देना आपकी जिम्मेदारी होती है। उसको ये मनी ट्रेल कहां से पैसे आए और कहां से गए ये आपकी जिम्मेदारी होती है। और आपने वाजिद ज़िया साहब ने कोई सबूत नहीं देने। वाजिद ज़िया साहब ने पूरी 500 सफ़ात की वो जो रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और JIT, उसमें भी कभी नहीं कहा कि ये नवाज शरीफ की ओनर्स हैं, इसके ओनर्स हैं या बुनियाद। वो देखें उसमें 16, 17, 15, 12 साल के बच्चे थे, तो कौन गार्डियन था? ये जवाब देना है और ये आगे चलेगा। दूसरी बात ये है कि बिल्कुल मैं इसके हक में हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, जो 5 फोरम्स पे केस लड़ा गया, उसका रिकॉर्ड कौम के सामने पेश होना चाहिए। जो JIT में सारी पेशियां हुई और उन पेशियों में क्या क्या किसने क्या क्या बोला और क्या क्या नहीं बोला, अगर उसकी रिकॉर्डिंग है तो वो भी सामने आनी चाहिए, और अगर उसका रिकॉर्ड है तो वो भी सामने कौम के सामने, ताकि सियाको सबाक का पता चले और यहां तक जो मरियम साहब और नवाज शरीफ साहब पहुंचे हुए हैं उसका पता चले। लेकिन इशू वही है कि ये अब नहीं है। आप देखें ना, इसको बड़ा लाइट ना लें, ये बड़ा डेंजरस है। मीडिया मैनेजमेंट के बाद दानश्वर के बाद सारे अरस्तुओं के बाद ताजरों के बाद रहनुमा के बाद अब वकील, अब बार्स काउंसिल आ गई हैं। और ये वही खेल खेला जा रहा है इफ्तिखार चौधरी खिलाफ, जो बाबर अवान साहब 77 करोड़ रुपए पूरे तकसीम किए उन्होंने पूरी बार काउंसिल में, और जिसका फिर पूछा ऑडिटर जनरल ने, सवाल किया तो खुर्शीद शाह साहब ने, जो जमहूरियत के सबसे बड़े चैंपियन है, उन्होंने इनको सेटल किया इन सारे पैसों को और उसको दबा दिया। आज भी वही खेल खेला जा रहा है। और इसमें अगर आपके पास 1 मिनट हो तो मैं आपको एक बताऊं कि हम जस्टिस ईसा फाइज काजी का हम बताते हैं बात कहां से कहां शुरू हुई। कि 31 जुलाई 2009 को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है कि 3 नवंबर 2007 की मुशर्रफ की इमरजेंसी गैर आईनी है, दीगर इकदामात गैर आईनी, और PCO के तहत हलफ उठाने वाले सारे जजेस फारिग। जब ये होता है तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के सब जजेस फारिग हो जाते हैं। लिहाजा इस हंगामी सूरत हाल में सीनियर वकील जो काजी ईसा फाइज हैं, उनको 5 अगस्त 2009 को डायरेक्ट चीफ जस्टिस बना दिया जाता है बलूचिस्तान हाई कोर्ट का। अब रियाज हनीफ राई साहब नामी एडवोकेट हैं जो दरखास्त देते हैं कि 5 अगस्त 2009 को जो वो चीफ जस्टिस बने और 1 सितंबर 2014 को जो वो सुप्रीम कोर्ट में आए, तो ये गैर आईनी है, क्योंकि आईनी इसमें शक ही नहीं है। कुछ अरसे पहले साकिब निसार इस्लामाबाद बार काउंसिल में जाते हैं तो बार काउंसिल कहती है कि जजेस के खिलाफ बहुत सारे केसेस हैं और दरखास्तें हैं, लिहाजा इल्तवा का शिकार हैं, इनको भी निपटाएं। तो वो वादा करते हैं कि जून तक मैं ये सारा कुछ कर दूंगा, और लिहाजा 13 मार्च 2018 को दरखास्त लगती है। ये पॉइंट जेन में रहे। 13 मार्च 2018 को दरखास्त लगती है। आपका नुक्ता समझ गए। नहीं, आखिरी 2 जुमले सुनिएगा। 13 मार्च 2018 को दरखास्त लगती है और 20 मार्च को वो पैनामा पे कहते हैं कि ये कमजोर फैसला है। 7 दिन बाद दरखास्त पहले लगी हुई है। और ये भी याद रहे कि ये जो मंसूर अली शाह साहब, फर्रुख इरफान साहब, जस्टिस मंजूर साहब, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल साहब और जस्टिस शौकत सिद्दीकी के खिलाफ भी दरखास्तें लगी हुई हैं इनके साथ साथ। और ये भी याद रहे कि हनीफ राई की ये 5वीं दरखास्त है और 55 दरखास्तें उनकी फारिग हो चुकी हैं। वो शौकिया करने वाले हैं। इस तरह शाहिद औरकज़ई, मौलवी इकबाल हैदर पर सुप्रीम कोर्ट में पाबंदी लग चुकी है और महमूद मुनक्की को भी। फिलहाल सारा गैंग अप किया गया है। वापस टॉपिक की तरफ देखें।
रमेश कुमार साहब, क्या आप अपने इस मुतालबे पर कायम रहेंगे कि हमने तो ये पब्लिक होना चाहिए? देखें, इससे पहले आपको याद होगा मरियम नवाज साहिबा ने कहा था, नवाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि जेआईटी के पास हमारे सवालों के कोई जवाब नहीं थे। जब जेआईटी के अरकान इनको सुनते थे तो जेआईटी को बहुत बेइज्जत किया करते थे मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा, और जेआईटी जो है वो सर छुपा लिया करती थी और उनके पास कोई जवाब नहीं होता था इनके सवालात का, तो इतनी शर्मिंदगी उनको उठानी पड़ती थी। तो वो वीडियोस भी तो आप मुतालबा करें कि वो भी मंजरे आम पे आ जाएं, आपका हक बनता है, और मुतालबे से आप भागेंगे तो नहीं। देखें, हर चीज़ के मेरिट्स भी होते हैं, डीमेरिट्स भी होते हैं। पहली चीज़ तो ये कि जुडिशरी के हवाले से या एहतसाब अदालत के हवाले से अगर कोई भी केस की प्रोसीडिंग चल रही है, वो वैसे भी मैं इरशाद भट्टी से इत्फाक करता हूँ कि वैसे भी वो मीडिया के ऊपर वो चीज़ें आती रहती हैं। अब ये कोई डायरेक्ट लाइव तो चीज़ें तो चलेंगी नहीं कि लाइव उसको दिखाया जाए। ख्वाहिश तो मैं आपने की है समझता हूँ सर। कि वो चीज़ें पहले ही आ रही मुतालबा भी हैं, आपका है। और जो केस चल रहा है जुडिशरी के अंदर उसको इंडिपेंडेंट तौर पे चलना चाहिए, और जो उसका फैसला होगा उसको भी कानूनी तरीके से हमें निपटना चाहिए। यही एक जो है, क्योंकि इलेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा ये सोच पाई जाती है हमारी पार्टी के अंदर भी कि सिंपैथी वोट है या परफॉर्मेंस का वोट है। मैं तो आज भी अपनी पार्टी के अंदर भी ये मौक़िफ़ रखता हूँ और बाहर भी ये बात करता हूँ कि लोगों को केसेस से ज़्यादा जो है वो परफॉर्मेंस के ऊपर जाएंगे। आज अगर गवर्नमेंट है, अपोजिशन की जो पॉलिटिकल पार्टीज, अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज भी अगर चोर चोर करके कहेगी, या गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो अगर कहेंगे हमारे साथ ज्यादती हुई है, तो अवाम इन चीजों के ऊपर नहीं तवज्जो देगा। अवाम इन चीजों के ऊपर तवज्जो देगा कि किस लीडर ने, किस पॉलिटिकल पार्टी ने कितना डिलीवर किया है, नंबर वन, और नंबर सेकंड ये किस पॉलिटिकल पार्टी कितना मैनिफेस्टो लेके आ रही है। हम आपसे देखें रमेश कुमार साहब, हम तो आपसे सादा पूछ रहे हैं कि आपकी पार्टी ने एक मुतालबा किया है, मुतालबे का मतलब है डिमांड किया है, मरियम नवाज ने लिखा ही है इसके ऊपर सबसे पहले कि मुतालबा। आप अपने मुतालबे से भागेंगे तो नहीं? अब मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं जुडिशरी में 10-12 सालों से पेश होता रहता हूं एज ए फ्रेम कोर्ट, और मैं जुडिशरी की बहुत रेस्पेक्ट करता हूं। ये सिस्टम नहीं है कि वो डायरेक्ट लाइव दिखाया जाए, वो वैसे ही हमारे हो रहे हैं, और उसको किसी ने मने तो नहीं किया है कि आप जुडिशरी के अंदर जो भी कार्रवाई हो रही है उसकी प्रोसीडिंग बंद की जाए। नहीं ले रहे, तो समझने की बात है, ऐसी कोई बात इसमें नहीं है। वैसे ही अंदाज में देख रहे हैं। फवाद चौधरी साहब, इज इट पॉसिबल कि ये लाइव ये दिखाया जाए? और अगर ये दिखाया जाए तो फिर वो क्यों ना दिखाया जाए जब जेआईटी के पास मरियम नवाज के सवालों का कोई जवाब नहीं था? अच्छा इमरान, पहले तो आपके सवाल का जवाब यह है कि 100% लाइव दिखाना चाहिए, और दूसरा जो आपने बात की, लेकिन यहाँ पर आई विश कि अगर आप के जो आफ्ताब ने, प्रोड्यूसर साहब जो हैं, आफ्ताब ने ये किया होता कि आपको पनामा के दौरान ये जब हुआ, ये था कि आपको याद होगा कि दानियार अजीज साहब ने बाहर आके ये मुतालबा किया कि जेआईटी को की जो प्रोसीडिंग्स हैं, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने और दानियार अजीज साहब ने ये मुतालबा किया कि उनको जो है वो पब्लिक किया जाए जो तफ्तीश हुई है। उसके बाद आपको यह याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट के अंदर इनके वकील को कहा कि आप इसको लाइव करवाएं, आप चाहते हैं इसको ओपन करें, उनके वकील उन्हीं पांव के ऊपर वापस मुड़ गए। अब यहां पर जो प्रोसीडिंग्स हैं, ये आज ये कह रहे हैं, पब्लिकली कह रहे हैं लाइव करें, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अब इनके वकील को कल दरखास्त देनी चाहिए एक अदालत के अंदर कि हमें ये प्रोसीडिंग जो है उसको लाइव कवरेज जो है वो होनी चाहिए। और मैं अपोजिशन की तरफ से, पाकिस्तान के अवाम की तरफ से इस मुतालबे की मुकम्मल हमायत करता हूं। उसकी वजह यह है इमरान साहब कि ये पैसा कोई इमरान खान का या मेरा या आपका जाती पैसा नहीं है जो ये लेके भागे हैं, ये पाकिस्तान के लोगों का पैसा है। सो जो ट्रायल है वो पाकिस्तान के लोगों का हक है कि वो देखें कि ये ट्रायल क्या हो रहा है ना, इसमें केसेस क्या है। ये वाला पोर्शन, मुकदमा तो बड़ा लंबा है, पीछे भी चलता रहा है, सिर्फ ये वाला पोर्शन क्यों लाइव दिखाया जाए? जो माजी में रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं वो पब्लिक क्यों ना की जाए? 100% वो पब्लिक की जाए। और हमने उस वक्त भी ये मुतालबा किया था, फिर आपको याद होगा वॉल्यूम 10 का इन्होंने बाहर मुतालबा किया कि इसको ओपन करें। जब सुप्रीम कोर्ट ने वो वॉल्यूम 10 इनके वकील को, ख्वाजा हारिस साहब ही वकील थे, वहां पे उनके हवाले किया और कहा कि बताएं आप इसको देख लें, आप चाहते हैं तो इसको पब्लिक कर देते हैं। और फिर इसको पढ़ने के बाद ख्वाजा हारिस साहब ने कहा नहीं, इसको आप जो है वो सीज रहने दें, इसको ना किया जाए। तो मैं तो ये कहता हूं कि वॉल्यूम 10 को ओपन किया जाए, जेआईटी की जो प्रोसीडिंग्स हैं जो रिकॉर्ड हुई हैं उनको पब्लिक किया जाए,
और ये जो मुकदमे चल रहे हैं इनको भी पब्लिक जो है वो दिखाया जाए ताकि लोग अपना फैसला खुद कर सकें। ये तो बड़ी जबरदस्त बात है, बड़ी जबरदस्त सजेशन है, इसको जरूर इंप्लीमेंट होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि कल इनके जो लॉयर हैं वो जाके एप्लीकेशन देंगे इस मुकदमे की लाइव प्रोसीडिंग्स के लिए। इसका पीपल्स पार्टी के लिए आज एक दिन है, जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी है आज, अफसोसनाक दिन है। तो नफीसा शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से। जरदारी साहब ने जो कहा उस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन मियां साहब का बड़ा अहम मुतालबा है, मरियम नवाज का बड़ा अहम मुतालबा है, पीटीआई ने उसकी हमायत की है। पीपल्स पार्टी क्या कहती है, पब्लिक करनी चाहिए ये सारी प्रोसीडिंग्स? एक तस्वीर के ऊपर आपको याद है कितना शोर मचा था, हुसैन नवाज की तस्वीर? ये एक सियासी स्टेटमेंट दिया है उन्होंने, अपनी मजलूमियत महरूमियत का एहसास दिलाने, लेकिन मुझे नहीं पता कि लीगली प्रोसीजरली ये मुमकिन है या नहीं है। लाइफ का मतलब क्या है? कोर्ट्स जो है वो एक्सेसिबल है, हर कोई जा सकता है। जस्टिस के लिए कहते हैं कि जस्टिस हैज टू बी सीन टू बी डन आल्सो। तो अगर मैं इस केस में इंटरेस्टेड हूँ, मैं जाके बैठ सकती हूँ और नोट्स ले सकती हूँ, लेकिन कोर्ट की एक प्रोटोकॉल है, एक मैजिस्ट्री है, वहाँ पर तो आपको पता है कि मीडिया को भी उस तरीके से इजाजत नहीं, लोग स्केचेस बनाते हैं जो वेस्ट में जो कोर्ट सिस्टम है। तो ये मुझे लग रहा है कि पब्लिक कंजम्पशन है, किसी को कोई एतराज नहीं होगा। हमने तो इनको कहा था कि ये इतने जमहूरी बनते हैं, वोट के एहतराम की बात करते हैं। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता 2 सालों से हम लोग बजट का बॉयकॉट सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की स्पीच लाइव कर दें कि लोगों को पता चले कि जब वजीर जो है फाइनेंस का, जब उसकी बजट स्पीच लाइव चलती है तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की या और पार्लियामेंट्री लीडर की क्यों नहीं लाइव चल सकती? तो वो कर नहीं पाए। पार्लियामेंट को तो उन्होंने बंद करके रखा ना। इस केस को कैसे लाइव चलाएंगे? यहाँ पर अगर लाइव सिस्टम अलाउ कर सकता है तो कर ले, लेकिन इस वक्त क्या ऐसी चीज है जो ओपन नहीं है, जो ट्रांसपेरेंट नहीं है? एनी सिटीजन कैन गो एंड विटनेस और जाकर देख सकता है, ठीक है। लेकिन एक, क्योंकि इस वक्त ख्वाजा हारिस जरा कर रहे हैं वाजिद ज़िया पर, और वाजिद ज़िया के ऊपर उन्होंने अटैक किया हुआ है, तो शायद इसलिए शरीफ खानदान को लगता है कि ये मौका है कि दुनिया को दिखाया जाए कि ये कितने डिफेंसिव हैं वाजिद ज़िया साहब। लेकिन केस है, कहीं भी रुख इख्तियार कर सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मियां साहब का एक दावा है, वो मैं आपको भी सुनवाता हूं वापस आते। वेलकम बैक नाज़रीन। मियां नवाज शरीफ साहब आजकल पब्लिक को ये कह रहे हैं कि मैं जहां से भी आवाज दूं, जब भी आवाज दूं, वादा करो कि क्या तुम निकलोगे। अब इससे मुराद हो सकती है कि वो अपने आप को कभी कहते हैं मुझे जेल जाना पड़ेगा, कभी मुल्क से बाहर हो सकते हैं, कोई लोग कहते हैं कि वो सियासत में भी हो सकते हैं, लेकिन वो ये लोगों को तैयार कर रहे हैं कि जब मैं कहूं, जहां से भी कहूं, बहरहाल तुम्हें निकलना होगा। लेकिन आज उन्होंने अपने बारे में, अपनी जात के हवाले से मियां नवाज शरीफ साहब ने एक दावा किया, वो दावा आपको सुनवाते हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने असूलों से पीछे नहीं हटना। जो मुझे नहीं जानते आज जान लें, मैं पीछे हटने वाला बंदा ही नहीं हूं। इंशाअल्लाह मैं मुकाबला करूंगा, मैं जुल्म का मुकाबला करूंगा, मैं ज्यादती का मुकाबला करूंगा, मैं नाइंसाफी का मुकाबला करूंगा। जी इरशाद भट्टी साहब, जो नहीं जानते वो जान लें, मियां साहब मुकाबला करेंगे, भागने वाले नहीं हैं, ये मियां साहब ने क्लेम किया है और लोगों को कहा कि तैयार हो जाओ। आप क्या देख रहे हैं मियां साहब, किस तैयारी में है? देखिए अच्छा, एक पहली बात, वो पहले क्वेश्चन में वो रह गई कि अभी वाजिद ज़िया साहब की जिरा के बाद मरियम साहबा और नवाज शरीफ साहब पर भी जिरा होगी, तो कहीं लाइव कवरेज में लेने के देने ना पड़ जाएं कि वो उल्टे वो जो JIT और वो जो जाली फॉन्ट वो और वो जो खाली भट्टी साहब तुसी जरा ना पहले ही वार्न कर दो, काम ना होने देना। वो फवाद चौधरी साहब चारा डाल रहे थे, आपने देने पड़ जाएंगे जी। चले ठीक है, दूसरा वो उनके ज़हन में तो होगा, खुद भी होगा। मियां साहब जब से इक्तदार से निकले अल्हम्दुलिल्लाह, हर सुल्तान राई फारिग हो गया इस मुल्क का और हर सोरश कश्मीरी फारिग हो गया अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क का। वो इतने खूबसूरत बयान देते हैं कि मियां नवाज शरीफ असूल
यानी जो मार्शल लॉ में पैदा खरबपति आदमी, मार्शल लॉ में जो पैदा पड़ा चढ़ा हो, जुनेजो को जिसने छुरा घोंपा हो, जतोई साहब को जिसने छुरा घोंपा, असूली छुरा, जिसने बीबी को असूली छुरा घोंपा हो, जिसके 2 शहीद हों, भुट्टो और जिया, जो फारूक लगारी साहब को बददियानत कहे और फिर उसके साथ जफ्फी डाले बीबी के खिलाफ, और जब जुल्म होता है, देखिए एक मरतबा इनको बनने का वक्त आया था नेल्सन मंडेला, ये पतली गली से 99 में निकल गए, ये दूसरी मरतबा NRO करके वापस आ गए, मिसाके जमहूरियत करके वापस आ गए। ये तो इनका तो भरा पड़ा है सारा इससे। किस चीज से आप कहते हैं कि वो असूली? हाँ, ये है कि जब ये सऊदी अरब से लंदन पहुंचे थे तो इसी किस्म के बयानात देते थे। ये हमें लगता था कि इनके अंदर का नेल्सन मंडेला जाग गया, सारा हो गया, लेकिन इक़्तिदार में आए, अल्हम्दुलिल्लाह पुरसकून हो गए और जरदारी साहब को कहना पड़ गया कि ये तो उससे भी बिगड़ा हुआ बादशाह हो गया है। तो ये इस तरह के रूटीन में सारी जिंदगी कंप्रोमाइजेज और डीलों से भरी हुई है, और अभी भी एक हाथ घुटने पे और दूसरा गिरेबान पे है। जिस हाथ को जो मौका मिल जाता है वो कर जाते हैं। इसको रमेश कुमार साहब के सामने ऐसे ही रख देते हैं। रमेश कुमार साहब, ये रिकॉर्ड है मियां नवाज शरीफ साहब का, वो कहते हैं जो मुझे नहीं जानते वो जान लें, जो जानते हैं उनको सारा कुछ पता है। अब करे क्या, जो जानता है वो भी फंसा हुआ है। मियां साहब कैसे मियां साहब की बात मान लें कि मियां साहब नहीं भागेंगे, नहीं हटेंगे, डट जाएंगे? रिकॉर्ड नहीं है सर इस तरह का हमारे पास, अवेलेबल रिकॉर्ड ऐसा नहीं है। देखिए, माजी और प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो फ़र्क है। माजी में जो है वो जो डर होता था वो आज डर नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। मियां साहब ज़िद्दी हैं, उसमें भी कोई शक नहीं है, मगर मैं समझता हूँ कुछ गलत स्टेप्स की वजह से जो आज जो हालात हो गए हैं, और वो नहीं होने चाहिए थे, मगर अब हो गए हैं। अब जिस स्टेज पे इस वक्त हम हैं, उस स्टेज को लीगली एहतसाब अदालत या उसको जो भी डिसीजन आता है, हमें उस तरीके से उसको फेस करना पड़ेगा। बाकी रही बात पब्लिक के अंदर, पब्लिक लीडर जो है वो पब्लिक अट्रैक्शन के हवाले से अपनी स्टेटमेंट्स ज़रूर देते हैं। ऐसे आज आसिफ जरदारी साहब ने भी स्टेटमेंट दे दी कि भाई मैं पंजाब में चीफ मिनिस्टर अपना बनाऊंगा, तो नहीं, उन्होंने कहा आपका नहीं आने दूंगा। हंसने वाली बात है। आप कल इस बात पे भी हंस रहे थे कि चेयरमैन सेनेट नहीं लाने दूंगा, लेकर आए ना चेयरमैन सेनेट, दूसरा लेकर आए, अपना भी नहीं लाए तो सही। देखिए इमरान, मेरे ख्याल में चेयरमैन सेनेट जो है उसकी क्रेडिट, मैं तो आज जो समझता हूँ चेयरमैन सेनेट इमरान खान की वजह से सादिक संजरानी बना, और अगर इमरान खान बलूचिस्तान के ऊपर स्टैंड नहीं लेता तो चेयरमैन सेनेट ये पीपल्स पार्टी क्रेडिट ले। मैं बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक है, सिंध से मेरा ताल्लुक है, मैं बलूचिस्तान के एक एक सियासतदान, एक एक कोने को जानता हूँ। इवन जो बलूचिस्तान में जो ये हुकूमत बनी और जो बलूचिस्तान में सेनेटर बने, मैं पीपल्स पार्टी का रोल उसमें नहीं समझता। चले ठीक, लेकिन अभी जरदारी साहब ने क्या कहा? अब हम पंजाब में आपने जरदारी साहब का तस्करा किया ना, उन्होंने क्या कहा मियां साहब के बारे में, ये सुने आप। 6 महीने पहले मैं कह चुका था कि मैं आपको चेयरमैन सेनेटशिप नहीं लेने दूंगा। तब इनको बात समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे नहीं लेने देगा। इंशाल्लाह इस दफा चीफ मिनिस्ट्री भी आपको हम नहीं लेने देंगे। पंजाब की याद रखिएगा, ये मैंने आपसे आज कह दिया है। ये भी कहा और शिकवा भी किया कि मियां साहब आपने तो हमेशा हमारी पीठ में एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर छुरा घोंपा है। जी नफीसा शाह साहब, इस लेवल देखें, मैं एक नफीसा रियलिस्टिक कैसे नहीं करने देंगे आप? सियासत पंजाब में तो पीपल्स पार्टी को 8वें नंबर पे आती है। इबादत है, और वो हमेशा सच के ऊपर जो सियासत होती है वो हमेशा कामयाब होती है। मैं समझता हूँ इस बात में जरूर आसिफ जरदारी साहब कामयाब गए हैं कि हमें चेयरमैन सेनेट बनने नहीं दिया, हमारा बनने नहीं दिया, इस चीज में मैं एक्सेप्ट। मगर सादिक संजरानी जो बना है, डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा नहीं दूंगा। वो अगर उसका जो नाम है वो इमरान खान के नून लीग का रास्ता कैसे रोकेंगे पंजाब में? कुमार साहब में और कहते हैं सियासत इबादत, और संजरानी साहब का क्रेडिट भी गया इमरान खान साहब। देखे ना, हर बंदे का अपना जमीर है। मैं अपनी पार्टी के अंदर भी होता हूं, सच की बात करता हूं। मैं तो सियासत को इबादत और खिदमत समझता हूं। ठीक है जी। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, कैसे नहीं बनने देंगे पंजाब में नून लीग की हुकूमत आप लोग? आपको तो पंजाब में नजर आ रहा है कि आपके साथ क्या हो रहा है इलेक्शन में। जी चले, मैं फवाद चौधरी साहब आज एक और बड़ी मजेदार बात हुई जलसे में, और ये कहा गया कि एक भुट्टो है, एक जिया का वारिस है।
और इमरान खान किसके फिर वो लावारिस हुए सर? वो क्या इमरान खान को किसका वारिस आप समझते हैं? इमरान खान अपना वारिस खुद है, क्योंकि उसने अपनी सियासत खुद बनाई है। ये सारे तो ज़ाहिर है किराए की सियासत के ऊपर जो है वो काम चल रहा है। इमरान खान ने तो 21 साल में अपनी सियासत खुद बनाई है, उनका क्रेडिट है, उनको देना चाहिए। लेकिन अभी मैं पहले तो मैं मजम्मत करना चाहता हूँ इरशाद भट्टी साहब की। इन्होंने जिस तरीके से जो है वो आज अभी से मुझे लगता है कि ये अब एप्लीकेशन नहीं जाएगी कोर्ट में। जिस तरीके से इन्होंने आज गुफ्तगू की है, ये इन्होंने जो एनालिसिस अपने के ज़रिए जो है वो एक सबोताज किया है क्या कहते हैं पाकिस्तान के अवाम के कॉज को, जिसमें लोग देखना चाहते थे कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ जो है जब वो बयान पे आते हैं और उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन होती है तो किस तरह से उसको जो है वो लोग देखते हैं और उसके बाद अपना जो सच और झूठ है उसको वो एनालाइज जो है वो कर सकते। सो मेरे ख्याल में ये जो मामला है इसको जरूर अब आगे बढ़ाना चाहिए। आपको नहीं लगता डॉक्टर रमेश कुमार साहब अब उस पे एम्फसाइज नहीं कर रहे? यानी आज शाम तक पीएमएलएन को आइडिया हो गया कि ये मुतालबा इंतहाई गलत मुतालबा था, ये उनको नहीं करना चाहिए था। आइडिया तो शायद उनको हो गया है क्योंकि पीएमएलएन अब कहीं भी ये मुतालबा नहीं कर रही इस वक्त। रमेश कुमार साहब हमारे दोस्त हैं, लेकिन पीएमएलएन में रमेश कुमार साहब हों, एमएनएज हों, उनमें से फ्रैंकली किसी की कोई एक्सेस नहीं है नवाज शरीफ साहब की पॉलिसीज तक या नवाज शरीफ क्या सोचते हैं उस तक। ये जो एक्सेस है वो सिर्फ फैमिली के 5-7 बंदे इनके मिल के बैठ के फैसला करते हैं और उसके अलावा किसी को नहीं पता होता कि क्या स्ट्रेटजी है क्या नहीं है। ये जो पीएमएलएन इस वक्त खड़ी है, ये इस वक्त एक आप क्या समझते हैं कि ये 80 की दहाई से मुख्तलिफ है। उस वक्त सिर्फ ये था कि उस वक्त के फौजी जर्नैल नवाज शरीफ और उनके वाले साहब के साथ बैठ के फैसला करते थे क्या होना है। आज नवाज शरीफ अपने बच्चों के साथ बैठ के फैसला करते हैं कि उन्होंने क्या करना है। सो फर्क तो सिर्फ इतना ही पड़ा है पीएमएलएन की पॉलिटिक्स में। और दूसरी जो मैं ये कहना चाहता हूं, नवाज शरीफ का एजेंडा क्या है? चौथी बार देखें, इमरान खान का एजेंडा है कि वो आएंगे पाकिस्तान को एक तब्दील पाकिस्तान करेंगे। वो कहते हैं मैं गवर्नेंस दूंगा, करप्शन फ्री पाकिस्तान दूंगा। नवाज शरीफ का क्या एजेंडा है? नवाज शरीफ का सिर्फ एक एजेंडा है कि वो पावर ट्रांसफर कर सके अपनी बेटी को, मरियम नवाज को। बुनियादी तौर के ऊपर उनका कोई और एजेंडा है ही नहीं इस वक्त नवाज शरीफ का सियासत में। और यही वजह है कि आप देखते हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज हर जगह जो है वो जलसे भी कर रहे हैं, एक्टिविटी भी कर रहे हैं। कोई पीएमएलएन बहैसियत जमात इसमें शामिल नहीं है। शहबाज शरीफ तक इसमें शामिल नहीं है, हमजा साहब इसमें शामिल नहीं है, कोई भी और इस एक्टिविटी में शामिल नहीं है, क्योंकि एक बिल्कुल प्रिसाइज जाती मफाद की सियासत हो रही है। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते वापस आते हैं। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि आप पंजाब में पीएमएलएन को हुकूमत बनाने से या वजीर आला लाने से कैसे रोकेंगे? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नादरीन। जी डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, कैसे जरदारी साहब, बल्कि मैं अगर आपको दोबारा सुनवाऊं कि जरदारी साहब ने क्या कहा पंजाब में हुकूमत साजी के हवाले से, तो ये आपको जरा आसानी रहेगी सवाल के जवाब देने में। जी सुनवाइए, दोबारा सुनाए जरदारी साहब क्या कह रहे हैं। 6 महीने पहले मैं कह चुका था कि मैं आपको चेयरमैन सेनेटशिप नहीं लेने दूंगा। तब इनको बात समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे नहीं लेने देगा। इंशाल्लाह इस दफा चीफ मिनिस्ट्री भी आपको हम नहीं लेने देंगे। पंजाब की याद रखिएगा, ये मैंने आपसे आज कह दिया है। जी अब रमेश कुमार साहब ने इसके जवाब में ये कहा है कि कोई क्रेडिट नहीं है पीपल्स पार्टी का संजरानी साहब को बनाने के लिए, ये इमरान खान का क्रेडिट है। तो अब आप ये कैसे करेंगे? देखिए, मुझे नहीं पता कि इमरान खान का कैसे क्रेडिट है। सारा जो डायरेक्शन सेटिंग है, सारी जो हिकमत अमली है वो तो जरदारी साहब की, और ये कैसे करने वाला बात की बात है। ये जब वक्त आएगा तो जरदारी साहब अपने कार्ड क्यों लेकर आप उन्होंने दे दी कि जनरल इलेक्शन में तो एक ही कार्ड होता है, पब्लिक का वोट, दूसरा कार्ड तो कोई होता ही नहीं है, और वो पंजाब में आपका नजर आ रहा है। लेकिन आपने देखा है कि माजी में पीपल्स पार्टी वो वाहिद हुकूमत है जो जिसने हुकूमत बनाई। लास्ट जो हमारी जनरल मुशर्रफ के बाद वाली हुकूमत पीपल्स पार्टी की आई, वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी। हमारे पास नंबर्स नहीं थे, लेकिन उन नंबर्स के साथ हमने न सिर्फ हुकूमत बनाई, हमने प्रोविंसेस में भी हुकूमत बनाई, सदारत भी हमने ली,
और सेनेट चेयरमैन भी हमने अपना बनाया और हमने 5 साल हुकूमत भी की और बहुत आसानी से किसी इदारों के टकराव के बगैर हमने एक सिस्टम बनाया, आईनी तरामीम की, जमहूरियत को मुस्तहकम किया और आगे वाली हुकूमत के लिए राह हमवार की। और ये सब चीजें एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट ने की। इनके पास तो ठीक ठाक मेजॉरिटी है, ये अपनी मेजॉरिटी पर नाज करते हैं कि हमारे पास इतने नंबर्स हैं और इन नंबर्स के बावजूद जो है उनकी ना पार्लियामेंट फाल रही, ना हुकूमत फाल रही, ना ये सेनेट को ले सके। तो ये खाली कागजी नंबर्स हैं। आपको एक हिकमत अमली चाहिए, आपको अपनी हिकमत अमली आप बनाएंगे लेकिन आप डिस्क्लोज पहले नहीं करेंगे, ये आप कह रही हैं कि हिकमत अमली को आप डिस्क्लोज अभी वक्त से पहले नहीं करेंगे, लेकिन जरदारी साहब के पास देयर इज समथिंग, पता है कि वो कब कैसे क्या करना ठीक है, वो उनके पास एक स्ट्रेटेजी है, आप ये कह रही हैं। तो आपको ये क्या इस पे यकीन आता है इरशाद भट्टी साहब कि नून लीग या तहरीक इंसाफ के बगैर पीपल्स पार्टी पंजाब में हुकूमत बना लेगी? दोनों में से एक से हाथ तो मिलाना पड़ेगा क्योंकि दो बड़ी पार्टीज यहाँ पे हैं। ये जरदारी साहब ने नहीं कहा इमरान। नहीं, मैं तजिया ले रहा हूँ इरशाद भट्टी साहब जी। ले यार पीपल्स पार्टी पंजाब में है कहाँ जिनके साथ इत्तेहाद करना है? जरदारी साहब ने कहा तो है, अब उसमें बात तो हो सकती है। वो तो जरदारी साहब तो ख्वाबों में रह रहे हैं, उनका क्या पता। जी भट्टी साहब देखिए तो ऐसा वैसे वो बलूचिस्तान में भी नहीं थे, वो तो केपीके में भी नहीं थे जी। फील्ड में तो नहीं है, अब भी नहीं है, तो कोई शक नहीं, इंटीरियर सिंध में रह गए। अगला इलेक्शन जो है फील्ड में तो कोई शक नहीं कि अगला इलेक्शन मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ का होगा पंजाब में। जो पाकिस्तानी सियासत की पानीपत है, जो जहां से वहां से जीतेगा वो मरकज में आएगा। लेकिन जरदारी साहब का जो वो होता है ना, एक जरदारी साहब पे बारी वो होता है ऐवान में, जब आप आज़ाद मेंबर आते हैं। देखें इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने आखिरी अताउल्ला मानिका के साथ वो मिल के फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर तो वो जमहूरियत को मजबूत किया था। संजरानी साहब ने वो जो बजंजो साहब ने उधर अगर कर लिया तो वो जमहूरियत कमज़ोर हो गई। तो वो ये इसी तरह का फॉरवर्ड ब्लॉक और इसी तरह का जो मैनेजमेंट है वो जरदारी साहब ज़ाहिर है बहुत बेहतर करते हैं और उनको पता होता है कि किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना। तो मैं तो देखे पता नहीं ये क्यों पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ वाले एक्सक्यूजेज करते हैं, क्यों इतने पीछे हट जाते हैं, क्यों करते हैं। मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि सेनेट में अपोजिशन इकट्ठी हुई। मुझे बड़ी खुशी हुई कि सेनेट में जो चेयरमैनशिप है वो वो अपोजिशन को मिली, एक हाउस अपोजिशन को मिला, एक मनमानी रुकी, एक मोनोपोली खत्म हुई, एक बादशाह का जो वो आगे था वो जजेस की उम्र और फलाना 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 वो खत्म हुआ। तो इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए और इसने करनी। और सियासत होती है, सियासत जोड़ तोड़ का नाम है। आप अच्छा मैनेज कर जाते हैं, मुखालफिन तो इल्जाम लगाते रहते हैं। जो कुछ अगर बलोचिस्तान में हुआ है जो या सेनेट में हुआ है वो 70 साल से हो रहा है। तो वो मियाँ साहब उसके सबसे बड़े गुरु हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब, और जरदारी साहब उसके हिस्सेदार हैं। तो ये सारा ऐसे होता है, जो बेहतर गेम कर जाए। तो अभी तो कबल अज़ वक्त लगता है जरदारी साहब का ये कि वो पंजाब की लेंगे, लेकिन कुछ कहना नामुमकिन नहीं, मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है हमारी सियासत। ठीक है जी, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आगे बढ़ाते हैं बात। वेलकम बैक नादरीन। अभी फवाद चौधरी साहब जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब के, वो एंटी इंस्टीट्यूशंस, वो अदालत, फौज, दीगर इदारे, नैब, वो तनकीद कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने आज आर्मी चीफ पे भी, नैब पे भी उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया, वो तारीफ कर रहे हैं। ये चल क्या रहा है, इसका फायदा क्या होगा और इसमें से पीएमएलएन कुछ गेन कर पाएगी या शहबाज शरीफ नवाज शरीफ फैक्टर अब हम समझेंगे बिल्कुल अलग अलग है पार्टी में? पुराना खेल है। आप हमेशा उठा के देखिए, शहबाज शरीफ जो है वो पॉलिटिक्स करते थे प्रो एस्टैब्लिशमेंट, फौज के साथ एक ताल्लुक रखते थे। एग्जैक्टली पॉलिसी ये है कि दिन को आप फौज को, जुडिशरी को, इदारों के गले पड़ो, शाम को जाके पाँव पड़ जाओ। और ये पॉलिसी अब की नहीं है। 93 में भी अगर आप उठा के देखें, गुलाम इसाक खान साहब से जो है वो मामला चल रहा था, नवाज शरीफ ने तकरीर की मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा,
मियाँ शरीफ साहब गुलाम ईसा खान साहब के साथ जो है वो निगोशिएट कर रहे थे, और शहबाज शरीफ साहब। उसके बाद आप देखिए जहांगीर करामत साहब के साथ क्या किया, जनरल आसिफ नवाज जंजुआ साहब के साथ क्या किया। फिर आई जब परवेज मुशर्रफ साहब की बारी आई तो अमेरिका में जो तारक फातमी और शहबाज शरीफ वहाँ पे गए और उन्होंने पूरी वहाँ पे लॉबिंग की जनरल मुशर्रफ के खिलाफ, और वापसी के ऊपर आके शहबाज शरीफ और चौधरी निसार जो थे वो परवेज मुशर्रफ के साथ बातचीत कर रहे थे, और नवाज शरीफ जो है वो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जो है वो सारी बात कर रहे थे। ऐसे जो है वो बसात बसाते हैं कि जिस तरह बाकी सारे तो पागल हैं, उनको तो पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है हमारे साथ। सो इन्होंने पहले भी यही पॉलिटिक्स की है, अब भी यही पॉलिटिक्स कर रहे हैं। फर्क ये है कि अब चालें जो है वो लोग समझते हैं, इन चालों से बचत नहीं है। और मुतालबा बड़ा सिंपल है कि जनाब आप अभी गिला क्या है फौज और जुडिशरी से, सिर्फ एक गिला है कि एक इंटरनेशनल स्कैंडल जिसमें हमारा नाम आया, आपने हमारा साथ क्यों नहीं दिया उससे हमें निकालने के लिए। इसके अलावा देखें ना, स्कैंडल को फौज ने तो नहीं बनाया हुआ, या जुडिशरी ने तो नहीं बनाया हुआ, इवन एक्सप्रेस ने नहीं बनाया हुआ, पाकिस्तान के मीडिया ने नहीं बनाया हुआ। सिर्फ झगड़ा ये है कि जनाब ये जो सारा मामला है इसमें मदद क्यों नहीं हमारी हो रही, हमारी मदद क्यों नहीं की। ये जो चीफ जस्टिस है इसने मलक यूम की तरह फोन उठा के क्यों नहीं कर रहा कि जनाब आप बताएं मैंने क्या करना है। और आर्मी चीफ ब्रिगेडियर जो थे JIT में, उनको क्यों नहीं आर्मी चीफ ने कहा कि इनको छोड़ना, इनकी मदद करें। ठीक है जी। रमेश कुमार, ये क्या खेल खेल रहे हैं, अलग अलग पॉलिसी दोनों? इमरान, मैं तो समझता हूं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, और इन पाकिस्तान के हालात को देखते हुए कम से कम किसी को भी इदारों की टकराव की तरफ नहीं जाना चाहिए। इदारों की टकराव के ऊपर जाएंगे पाकिस्तान सफ़र करेगा। हमें इस वक्त जैसे पहले हम लॉ एंड ऑर्डर में जो है वो बिल्कुल फंसे हुए थे, इकोनॉमी में फंसे हुए थे, मगर आज भी इकोनॉमी के हवाले से हमारी पोजीशन सही नहीं है। हमें उसके ऊपर ज़्यादा सोचना चाहिए। यानी आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, यूरोप में जो नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज कर रही हैं वो गलत कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? इदारों की टकराव नहीं होना चाहिए, जिससे भी जो भी तकलीफ हो, अगर किसी की किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट हो, हमें लीगली उन चीज़ों को हैंडल करना चाहिए जो तरीक़ेकार है उसके ऊपर। मगर उसके खिलाफ जो है एक स्टेट में टकराव की कम से कम फेवर में नहीं हूँ। हर इदारे का एहतराम है, चाहे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मुआफ़िज़ पाकिस्तान हो, क्योंकि मुआफ़िज़ जो है वो लाजमी है, पाकिस्तान की धरती के रखवाले हैं। जुडिशरी है वो यहाँ पे अगर पहुँचे हैं, उनका भी एक एहतराम। अगर हम पार्लियामेंट में बैठे हुए अगर जुडिशरी का एहतराम नहीं करेंगे तो हम पब्लिक कैसे करेगी। ये हम मैसेज जो है वो हमें पब्लिक को, क्योंकि लीडर भी एक माँ बाप होता है, पार्लियामेंटेरियन भी एक हल्के का जो नुमाइंदा होता है, तो कम से कम हमें अपने एथिक्स में